19 अगस्त 2000 रात के करीब 9 बजे बेंगलुरु का कॉटनपेट इलाका। दो आदमी एक गाड़ी में बैठे हैं। उनके पास एक बड़ा थैला है। थैले में कागज है, सिर्फ कागज। लेकिन वो कागज इतने खतरनाक थे कि जब पुलिस ने उन्हें खोला तो पूरे देश की नींव हिल गई। पुलिस ने उन दोनों को रोका, थैला खोला और जो निकला वो देखकर इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। नकली स्टैम्प पेपर, करोड़ों रुपए के। दोस्तों, यह कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था। पूछताछ हुई। दोनों आदमियों ने एक नाम बताया, एक ऐसे आदमी का नाम जो खुद को एक छोटा सा कारोबारी बताता था, जो कभी रेलवे स्टेशन पर फल बेचता था, जो कभी इतना गरीब था कि अपनी पढ़ाई के लिए खुद पैसे कमाने पड़ते थे। उस आदमी का नाम था अब्दुल करीम तेलगी और उसने जो किया वो इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला था। 30,000 करोड़ रुपए, 12 राज्य, 300 से ज्यादा एजेंट और ऐसे ऐसे नाम जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, एक गरीब लड़का जो स्टेशन पर फल बेचता था, वो इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर गया? और सबसे बड़ा सवाल, उसे 10 साल तक किसने बचाया? ACT 2 रिवाइंड। शुरुआत कहां से हुई? दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1961 में। 29 जुलाई 1961 कर्नाटक का एक छोटा सा शहर बेलगाम, आज का बेलगावी। यहाँ एक मामूली परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा अब्दुल करीम तेलगी। पिता रेलवे में क्लास 4 कर्मचारी थे। घर में पैसों की तंगी थी और जब तेलगी छोटा ही था, पिता चल बसे। परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। तेलगी ने हार नहीं मानी। वो खानापुर रेलवे स्टेशन पर फल और सब्जियां बेचने लगा। रोज सुबह उठना, ट्रेन पकड़ना, यात्रियों को सामान बेचना और इसी पैसे से अपनी पढ़ाई करना। यह आदमी मेहनती था, होशियार था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसकी औकात से बड़ी थी। पढ़ाई के बाद तेलगी सऊदी अरब चला गया। 7 साल वहां रहा और जब वापस आया तो उसके दिमाग में एक नया धंधा था, मुंबई। यहां उसने एक ट्रैवल एजेंसी खोली, अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स। काम था खाड़ी देशों में काम के लिए जाने वाले मजदूरों के कागजात बनाना, लेकिन कागजात असली नहीं थे, नकली थे। 1991 में पुलिस ने उसे पकड़ा। जेल हुई, सजा हुई। आप सोचिए, एक आम आदमी यहां रुक जाता, टूट जाता, लेकिन तेलगी का दिमाग जेल में भी काम करता रहा और जेल से निकलते ही उसने एक नया खेल शुरू किया। इस बार बहुत बड़ा खेल, ACT 3 टच रेट बिल्डअप, साम्राज्य का उदय। दोस्तों, पहले समझिए कि स्टैम्प पेपर होता क्या है। जब भी आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, कोई किराया समझौता करते हैं, कोई बीमा पॉलिसी लेते हैं, कोई अदालती मामला दायर करते हैं, तो सरकारी स्टैम्प पेपर जरूरी होता है। ये एक तरह का कर है सरकार को मिलने वाला। और उस जमाने में स्टैम्प पेपर की भारी कमी थी। बाजार में मांग थी, आपूर्ति नहीं थी। तेलगी ने यही मौका देखा। 1992 में उसने असली स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस लिया, सरकारी लाइसेंस, पूरी तरह कानूनी। लेकिन इससे तेलगी का पेट नहीं भरा। 1994 में वो नासिक पहुंचा। नासिक में है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, देश का वो कारखाना जहां असली स्टैम्प पेपर छपते हैं, जहां करेंसी छपती है। देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक। तेलगी ने वहां के कुछ अधिकारियों को रिश्वत दी और उन पुरानी मशीनों को जो कबाड़ घोषित होकर नीलाम होने वाली थी, वो मशीनें खरीदी। क्या आप जानते हैं, वो मशीनें इतनी सटीक थीं कि उनसे छपे नकली स्टैम्प पेपर असली से अलग नहीं पहचाने जा सकते थे। बिल्कुल नहीं, एक भी फर्क नहीं। 1996 में तेलगी ने मुंबई के मिंट रोड पर अपना प्रेस स्थापित किया। अब वो कारखाना था, उत्पादन शुरू हुआ। नकली स्टैम्प पेपर, अदालती, गैर न्यायिक, बीमा दस्तावेज, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सब कुछ। और उसने 300 से ज्यादा एजेंट तैयार किए पूरे देश में। 12 राज्यों में यह जाल फैला था, मुंबई से चेन्नई तक, दिल्ली से बेंगलुरु तक। और खरीदार बैंक, बीमा कंपनियां, दलाल, आम आदमी, सब। तेलगी अपने एजेंटों को 20 से 30% कमीशन देता था, जबकि सरकार सिर्फ 3% देती थी। इसीलिए हर कोई तेलगी के पास आता था। लेकिन दोस्तों,
इतना बड़ा साम्राज्य बिना किसी की मदद के नहीं चल सकता था। तो असली सवाल यह है, वो मदद कहां से आ रही थी? ACT 4 फेलियर / वल्नरेबिलिटी, सिस्टम की नाकामी। यह वो हिस्सा है जो आपको गुस्सा दिलाएगा। 1991 से 2001 तक 10 साल महाराष्ट्र में अकेले तेलगी के खिलाफ 12 मामले दर्ज हुए, बाकी राज्यों में 15 और कुल मिलाकर 27 मामले। लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जांच नहीं। क्यों? क्योंकि तेलगी ने सिस्टम को खरीद लिया था। पुलिस अधिकारी खरीदे, सरकारी अफसर खरीदे, और यह सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, नासिक सिक्योरिटी प्रेस के कुछ अंदरूनी लोगों को भी खरीदा, ताकि वो जानबूझकर स्टैम्प पेपर की कमी पैदा करें और तेलगी की नकली स्टैम्प पेपर की मांग बनी रहे। एक पुलिस अधिकारी निखिल कोठारी, जिनकी तनख्वाह थी मात्र 9,000 रुपये महीना, उनकी संपत्ति जांच में निकली 100 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1000 गुना। यह कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था। 1995 में कुछ बैंकों ने संदेहजनक स्टैम्प पेपर के बारे में अलार्म बजाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सिस्टम सोया हुआ था या सुलाया गया था, और इस बीच तेलगी का साम्राज्य बढ़ता रहा, 30,000 करोड़ रुपए का। आप सोचिए, इस देश के हर कोने में लोग नकली स्टैम्प पेपर पर संपत्ति खरीद रहे थे, मकान रजिस्ट्री हो रही थी, अदालतों में केस दायर हो रहे थे, बीमा पॉलिसियां जारी हो रही थी, और किसी को खबर नहीं थी। ये देश का सबसे बड़ा कागजी धोखा था। लेकिन हर रात के बाद सुबह आती है, वो रात जिसने सब बदल दिया। 19 अगस्त 2000, बेंगलुरु, रात 9 बजे कॉटनपेट में उन 2 आदमियों की गिरफ्तारी। उनके थैले में मिले नकली स्टाम्प पेपर, जिनकी कीमत थी 9 करोड़ रुपए से ज्यादा। पूछताछ में उन्होंने तेलगी का नाम लिया, लेकिन तेलगी फरार था। पुलिस ने उसके फोन पर नजर रखनी शुरू की। उसकी हरकतें ट्रैक होने लगीं, और फिर आई वो खबर, तेलगी अजमेर शरीफ की दरगाह पर जियारत के लिए जा रहा है। नवंबर 2001, राजस्थान पुलिस ने उसे दबोच लिया, गिरफ्तार। लेकिन पूछताछ में तेलगी ने जो कहा, उससे जांच टीम की सांसें रुक गईं। उसने कहा, मैं तो बस एक छोटी सी कड़ी हूं, असली खेल तो बहुत बड़े लोग खेल रहे हैं। और उसने नाम लेने शुरू किए, पुलिस कमिश्नर, विधायक, बड़े नेता। 2002 में महाराष्ट्र सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, स्टैम्पेट। IPS अधिकारी श्री कुमार के नेतृत्व में जांच आगे बढ़ी। और फिर एक और बड़ा मोड़, एक NDTV पत्रकार संजय सिंह, जो पिछले कई सालों से इस मामले की पड़ताल कर रहे थे, उन्होंने 2003 में वो खुलासा किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने दिखाया, तेलगी सिर्फ स्टैम्प पेपर नहीं बेच रहा था, वो जेल से भी अपना नेटवर्क चला रहा था। जेल में उसे मोबाइल फोन मिले हुए थे। 2017 में हाई कोर्ट ने 2 जेल अधिकारियों को इसी जुर्म में दोषी ठहराया। अब नार्को टेस्ट की बारी थी। अदालत के आदेश पर तेलगी का नार्को टेस्ट हुआ, और उसमें जो नाम निकले, उन्हें सुनकर देश की राजनीति थर्रा गई। एक पूर्व गृह मंत्री का नाम, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री का नाम। हालांकि नार्को टेस्ट को अदालत में पूर्ण साक्ष्य नहीं माना जाता, लेकिन जांच की दिशा बदल गई। एना हजारे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL दाखिल की, और SIT को दोबारा सक्रिय किया गया। 54 लोग गिरफ्तार हुए। एक विधायक अनिल गोटे, एक और MLA कृष्ण यादव, और सबसे बड़ी गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के एक पूर्व कमिश्नर RS शर्मा, जिन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के ठीक एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया। एक दिन बाद ACT 6 रेजोल्यूशन / रिवेंज, न्याय का दिन 17 जनवरी 2006। अदालत, तेलगी और उसके साथियों को 30 साल की कठोर सजा। 28 जून 2007, एक और मामले में 13 साल की और सजा, जुर्माना 202 करोड़ रुपए। 2005 में इनकम टैक्स विभाग ने 120 करोड़ रुपए की मांग अलग से की। यह था वो आदमी जिसने सोचा था कि वो इस देश के कागजात को नकली बनाकर पूरे सिस्टम को मूर्ख बना लेगा। लेकिन नहीं, भारत धीमा जरूर है, लेकिन भूलता नहीं। IPS अधिकारी SM मुशरीफ, जिन्होंने इस केस में सबसे कठोर कदम उठाए, उनके नाम को इतिहास याद रखेगा।
उन्होंने सिस्टम के दबाव में झुकने से इनकार और आखिरकार न्याय दिलाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दर्दनाक मोड़ है। 23 अक्टूबर 2017, बेंगलुरु का विक्टोरिया हॉस्पिटल। तेलगी का निधन, एड्स, मेनिंजाइटिस, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, 56 साल की उम्र में। उसकी सजा पूरी होने से पहले ही और उसके जाने के 1 साल बाद 31 दिसंबर 2018 नासिक की अदालत ने तेलगी समेत 7 अन्य लोगों को साक्ष्यों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया। क्या आप जानते हैं क्यों साक्ष्य कम पड़ गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी बाकी है। जब तेलगी जीवित था तब उसे दोषी पाया गया, सजा मिली, लेकिन जब वो चला गया तो साक्ष्य नहीं मिले। ये इस देश के सिस्टम का वो काला पन्ना है जिसे हमें याद रखना होगा। दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जिसने उसे पनपने दिया। तेलगी लेयर 1 था, वो दिखने वाला खलनायक। लेयर 2 थे वो पुलिस अधिकारी, वो नेता, वो सरकारी अफसर जिन्होंने उसे ढाल बनाकर अपनी तिजोरियां भरी। वो व्यवस्थागत कमजोरी जहां स्टैम्प पेपर जैसी जरूरी चीज इतनी आसानी से नकली बनाई जा सकती थी। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी भी थी। संजय सिंह जैसे पत्रकार जिन्होंने धमकियां सही, जिन पर दबाव डाला गया, लेकिन वो झुके नहीं। एसएम मुशरीफ जैसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की। अन्ना हजारे जिन्होंने पीआईएल लगाकर मामले को जिंदा रखा। ये हैं हमारे असली नायक जिन्हें कोई फिल्म नहीं मिली, कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला। इस घोटाले के बाद भारत ने ई स्टैंपिंग प्रणाली लागू की, डिजिटल रिकॉर्ड शुरू हुए, फ्रैंकिंग सिस्टम अनिवार्य हुई ताकि ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन एक सवाल आज भी अधूरा है। जो नाम नार्को टेस्ट में निकले थे, जिन्होंने तेलगी को सालों तक बचाया, क्या वो कभी सजा पाएंगे? क्या आपको लगता है तेलगी सच में अकेला था या वो सिर्फ एक मोहरा था किसी बड़े खेल का? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अनकहे सच हम लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम कोई क्लासिफाइड फाइल खोलें आप सबसे पहले उसे देखें, क्योंकि इस देश को अपनी कहानी जाननी चाहिए। जय हिंद।